नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। और ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा की। हिंदी को लेकर के महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ है हिंदी और मराठी को लेकर, मैं बात उसकी करूँगा और बात करूँगा कि हिंदी क्या अपनी लड़ाई हार गई है या हार रही है लगातार। दरअसल पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर एक राजनीतिक विवाद चला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जो है हिंदी को पहली कक्षा से, शुरुआती दौर से ही हिंदी को एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का एक जीआर लाया, एक आदेश जारी किया। और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर के राजनीति शुरू हुई। राज ठाकरे ने सबसे पहले इसे मुद्दा बनाया और फिर शिवसेना भी मैदान में कूद पड़ी। और फाइनली राज ठाकरे और शिवसेना दोनों इस मुद्दे को एक साथ लपक के आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक आंदोलन की धमकी दी, प्रदर्शन की तैयारी की। और हालांकि वो प्रदर्शन नहीं हुआ। उसी बीच में 29 जून को जो है एक बार फिर से फडणवीस साहब ने जो है वो आदेश वापस ले लिया और ये कहा गया कि भाई हिंदी जो है तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी रूप से प्राइमरी स्कूल से या इनिशियल स्तर से नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर एक कमेटी बना दी जिसको बताया गया कि वो पता करेगी कि बेसिकली जो है किस स्तर पे तीसरी भाषा को लाया जाए। और फिर तीसरी भाषा के रूप में नहीं बल्कि एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी होगी तमाम दूसरी भाषाओं के साथ। और इसको लेकर के लेकिन माहौल बन गया, खूब राजनीति हुई, कुछ मारपीट की भी घटनाएं हुई जिसमें मनसे के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों के बीच में या दूसरी भी पॉलिटिकल बयानबाजियां भी हुई। बहरहाल ये मामला लगभग सुलझ गया है क्योंकि बेसिकली सरकार ने फैसला ले लिया है। लेकिन इस पर राजनीति खूब हुई। राजनीति सरकार ने भी किया, फडणवीस साहब ने भी किया। फडणवीस साहब ने बहादुरी से हिंदी के पक्ष में और हिंदी और मराठी दोनों को साथ में साधते हुए दिखे। वहीं पे मराठी अस्मिता के नाम पे सेना और राज ठाकरे ने भी इसको लेकर के एक विजय दिवस मनाया और दोनों साथ में आए। तो पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में 20 सालों के अंतराल के बाद ठाकरे बंधु जो हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पे दिखे। कहा जाता है कि इस घटना ने जो है वो कर दिया जो शायद बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए थे। राज ठाकरे ने अपनी बातचीत में, अपने भाषण में जिस बात को कहा भी था, हो सकता हो तंज में कहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मराठी के मुद्दे पे एक बार फिर से उद्धव और राज ठाकरे साथ आ पाए। तो एक तरह से फडणवीस ने वो कर दिखाया जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए। तो कुल दे करके इस पर काफ़ी राजनीति हुई। अब राजनीति थम गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है यहीं से। सवाल ये, मैं राजनीति की बात कभी अलग से करूंगा, उस पर राजनीति क्या है, क्या थी, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या हिंदी अब देश में अपनी लड़ाई हार रही है। हिंदी जो है महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में एक तीसरी भाषा के रूप में अपनी ज़मीन खो रही है। तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता का सवाल हिंदी के सामने खड़ा है और बाहरी तौर पे कहीं न कहीं ये दिखता भी है। आप सोचिए कि आज इस देश में, जानकारी के लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि हिंदी बेसिकली संविधान सभा में एक लंबे बहस के बाद भी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित नहीं हो पाई थी। तमाम सारे हमारे आज़ादी के संघर्ष से उपजे लोगों ने और हमारे संविधान सभा के लोगों ने फाइनली एक योजना बनाई थी कि भाई हिंदी जो है एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस देश में उसको प्रमोट करना है। और सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि केंद्र सरकार जो है हिंदी को देश में लगातार प्रमोट करेगी और इसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हिंदी तब तक उस तरह से वाकई देश में उतना पॉपुलर नहीं थी या लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, तो उसको विकसित करना था। और फ्रीडम स्ट्रगल के तमाम सारे बड़े लोग, साउथ से लेके गुजरात तक के बड़े नेता, सी राजगोपालाचारी से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात में मोरारजी देसाई तक जैसे लोग हिंदी के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन बेसिक कोशिश ये थी कि हिंदी को इस देश में वैकल्पिक राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करना है। वो रास्ता था, वो एक जिम्मेदारी दी गई पूरे देश को, सरकारों को। और तब तो है तय किया गया कि अंग्रेजी जो है वो भी भारत में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में रहेगी, लेकिन महज 15 सालों तक के लिए। संविधान देश में लागू होने के बाद 15 सालों के पहले ही साउथ के तमाम सारे राज्यों ने इस पर काफ़ी विरोध जताया और फाइनली इस पर हालांकि आश्वासन दिया गया कि भाई अंग्रेजी इस देश में आगे भी दूसरी लिंक लैंग्वेज या दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहेगी। लेकिन यहाँ तक कि उसके लिए कानून बनाना पड़ा और 1967 में यह फाइनल हो गया कि भाई अंग्रेजी इस देश में
हिंदी के अलावा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहेगी। और तब तक नहीं हटेगी जब तक को तमाम सारे राज्य जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, जो लोग अंग्रेजी लिखते पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी के पक्षधर हैं, वो अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं करते। तो एक बात तो तय हो गई कि वहाँ घोषणा हो गई कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी इस देश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जानकारी के लिए है कि भाई अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी ही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी 1925 में हिंदी को जो है अपनी जो है पार्टी की भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको स्वीकारना शुरू किया था। और उसके बाद से तमिलनाडु में जो है हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। तो बेसिकली हिंदी को इस देश में विकसित होना था। खास बात यह है कि भाई हिंदी आज़ादी के संघर्षों के दरमियान विकसित हुई भाषा है। हो सकता है लोग इसको 400 साल 500 साल की इसकी यात्रा बताते हों, लेकिन बेसिक कहानी यह है कि आज़ादी के संघर्षों में ही हिंदी देश के व्यापक हिस्सों तक पहुंची थी। आज़ादी के संघर्षों की साक्षी रही है। हिंदी देश की वो भाषा है जो तमाम बोलियों की बेटी है और इसे माँ की भाषा बनना था, माँ की आवाज़ बनना था। इसके लिए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के तमाम सारे लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने योजना बनाई कि हम लोग धीरे धीरे हिंदी को विकसित करेंगे। लेकिन आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो एक स्थिति तो साफ है कि भाई देश के लगभग हर राज्य में अंग्रेजी खड़ी है। दो भाषाओं की बात हो रही है, वो दो भाषाओं में हर राज्य में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि तमाम हिंदी प्रदेशों में भी अंग्रेजी एक अस्थायी लैंग्वेज है। हिंदी को अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हिंदी जो है देश के तमाम सारे राज्यों में अभी भी वैकल्पिक भाषा के रूप में ही पढ़ाई जा सकती है। हालांकि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद से 1968 से देश के तमाम राज्यों में हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। तमिलनाडु को छोड़ दें अगर साउथ में, तो साउथ के भी राज्यों में पढ़ाई जा रही है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि आज भी हिंदी इस देश में दूसरी भाषा के रूप में, जो मातृभाषा है तमाम राज्यों की, उसके साथ साथ अंग्रेजी स्थिर है, हर राज्य में पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश जो है उसकी ज़मीन यह है कि हर राज्य की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के पॉलिटिशियन अंग्रेजी को पढ़ाना चाह रहे हैं। वहीं हिंदी जो है अभी भी समय समय पे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उसकी टकराव की कहानियाँ आ जा रही हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला। जबकि सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र तो वो प्रदेश है जहाँ हिंदी की कोई लड़ाई ही नहीं है। नहीं, मराठी और हिंदी का बहुत गहरा नाता है। मराठी प्राकृत की बेटी है, प्राकृत है, प्राकृत भाषा है। हिंदी जिन बोलियों से पैदा हुई है, मराठी उनकी बहन है। एक तरह से हिंदी की मौसी लगती है मराठी। मैं इसे अगर बहुत सामान्य भाषा में कहूँ तो कि मराठी हिंदी की मौसी है। और यह हिंदी का सौभाग्य है कि मौसी इतनी समृद्ध है। काफ़ी लंबी यात्रा है मराठी की। तो मराठी के साथ तो हिंदी का कोई विवाद था ही नहीं। और वैसे भी महाराष्ट्र में हिंदी भाषी बड़ी संख्या में लोग हैं। हिंदी ठीक से बच्चों को स्कूल में पढ़ाई लिखाई जाती रही है। अगर जो कुछ हुआ है हाल में वो सिर्फ एक तरह से राजनीति हुई है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ मराठी का नहीं है। मामला है कि क्या देश में अंग्रेजी के सामने हिंदी हार गई या हिंदी अपनी लड़ाई हार गई? यह बात अब काफ़ी लोग कहने लगे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से ये सही नहीं है। सच तो है कि आज भी हिंदी इस देश की में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इस देश के लोगों की एस्पिरेशनल भाषा है। इस देश भर में लोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोलना चाहते हैं। हिंदी में लोग बात करते हैं। आप सुदूर दक्षिण में भी चले जाएंगे तो लोग हिंदी में बात करते हैं और हिंदी देश के हर राज्य में बोली जाती है। काफ़ी लोग जो हैं हिंदी को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं और हमने एक लंबी यात्रा पूरी की है। अंग्रेजी निश्चित रूप से उसका एक बड़ा एडवांटेज है क्योंकि अंग्रेजी आज एक वैश्विक लैंग्वेज है। खासतौर पे पिछले 20, 25, 30 सालों में जो वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी की तो और मांग बढ़ी है और अंग्रेजी रोजगार की भाषा बन गई है। भारत जैसे देश में रोजगार के लिए दुनिया भर में पलायन की बात होती है। दुनिया भर में आपको रोजगार तलाशना है तो अंग्रेजी से बेहतर कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। और अंग्रेजी का वैसे भी जो व्यापकता है वो वैश्विक है। तो हिंदी निश्चित रूप से इस लड़ाई में तो अंग्रेजी से पिछड़ती है। लेकिन अगर भारत में जन जन की भाषा के रूप में देखा जाए तो हिंदी आज भी खड़ी है और लोगों तक पहुंची है। और निश्चित रूप से इसके लिए सरकारों की भूमिका रही होगी। अलग अलग राज्यों में आपने हिंदी पढ़ाया, लेकिन हिंदी अलग अलग राज्यों में पढ़ाए जाने से हिंदी इतना विस्तारित नहीं हुई है। हिंदी के यहाँ पहुँचाने वाले जो लोग हैं वो कोई और ही हैं। सच तो है कि हिंदी को देश भर में हिंदी प्रदेशों से पलायन करने वाले मजदूरों, कामगारों ने पहुँचाया है। वो जिन जिन प्रदेशों में गए वहाँ के लोगों ने उनसे संवाद के साथ साथ हिंदी सीखी है, जानी है। तो एक तरह से बहुत बड़े एम्बेसडर वो हैं। इनके बारे में सरकारें कभी नहीं सोचती हैं, इनकी कभी चिंता तक नहीं करती। हिंदी को बढ़ाने में जिस देश में सबसे बड़ी भूमिका जिस
जिस विधा की रही वो सिनेमा रहा है। हिंदी सिनेमा ने इस देश में लोगों तक हिंदी को पहुंचाया है। आज हिंदी लोग सीखना चाहते हैं। हिंदी की संगीत जो है, हिंदी के गीत और गाने हिंदुस्तान के हर कोने में लोग गुनगुनाते मिलेंगे और ये हिंदी सिनेमा की ताकत थी। हिंदी सिनेमा के ऊपर आरोप भी यही था कि हिंदी सिनेमा का अपना कोई एक अपनी जमीन नहीं थी, बल्कि हिंदी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के चलते जो है कुछ बड़ी सतही स्तर पे कहानियां करती रही। उसी नाते हिंदी कहीं न कहीं, हिंदी सिनेमा कहीं न कहीं पिछड़ गया या उसकी कहानियों में वो कमजोरी दिखी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश को जोड़ने में, हिंदी को प्रचारित करने में हिंदी सिनेमा का जो योगदान है, शायद उससे बड़ा योगदान किसी का भी नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मुंबई आया था तो पहली बार तो हमारे एक पारसी मित्र जो हैं, जो बाद में मेरे मित्र हुए, उस पारसी लड़के से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी बातचीत के बाद सबसे पहले उसने मुझसे कुछ हिंदी के गानों के बारे में, उनकी मीनिंग्स जानने की कोशिश की कि भाई चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली दुनिया, इस गाने को या इस तरह के एक दो गानों को लेकर के। तो मेरा अपना मानना था कि भाई हिंदी को लेकर के जो हिंदी संगीत का जो खेल था, हिंदी भाषा का जो खेल था, उसको हिंदी सिनेमा ने लोगों तक पहुंचाया था। और भाषा बोले जाने वाली चीज़ है। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जो है वो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो निश्चित रूप से देवनागरी लिपि में लोग इस देश में बड़े पैमाने पर लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी बोलना समझना देश के बड़े पैमाने पर लोग जान गए हैं। हिंदी देश को जोड़ती है। हिंदी वो बेटी है जो इस माँ के लोगों की जुबान पर है। तो हिंदी अपनी लड़ाई हार गई है, मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं मान के चलता हूं कि हिंदी खुद विस्तारित हुई अपने भरोसे ही। समय समय पे अलग अलग तरह की भूमिकाएं आई हैं, जैसे कि हिंदी अखबारों ने हिंदी को बहुत विस्तारित नहीं किया। अंग्रेजी अखबारों से वो काफी पिछड़ रहे थे, काफी समय पहले भी, 25-30 साल पहले, उदारीकरण के पहले भी, वैश्वीकरण के पहले भी। लेकिन जब से टीवी चैनल्स आए, एनडीटीवी, आज तक या इस तरह के तमाम सारे टीवी चैनल्स आए और उनकी रीच बढ़ी, एकाएक लोगों को लगा कि नहीं साहब, ये टीवी चैनल्स में जो है ये हिंदी चैनल्स की भूमिका बहुत बढ़ गई। तो राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने लगे और देश के तमाम लोग उसको सुनने लगे। हिंदी को पहुंचाने में उनकी भी बड़ी भूमिका थी। जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जिनके बड़े बड़े सीरियल्स इस देश में थे, उन प्राइवेट चैनल्स के सीरियल्स ने हिंदी को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की। वो तुलसी का जो सीरियल था, कहानी घर घर की, इस तरह के कई सारे सीरियल्स। खास बात थी कि भाई उनके जो कथानकों को गढ़ा गया हिंदी प्रदेशों के बाहर ले जा करके, गुजराती फैमिलीज के आसपास, महाराष्ट्रियन फैमिलीज के आसपास, बंगाली फैमिलीज के आसपास, या बंगाली लिटरेचर को बेस बना के, इस तरह के तमाम सारी जो टीवी सीरियल्स आए, इस तरह के जो टीवी शोज आए, उन्होंने हिंदी को पहुंचाया। तो हिंदी को जिन मंचों से पहुंचाया गया, आज उनकी हालत थोड़ी खराब है। आज टीवी चैनल्स की भूमिका कमजोर हो रही है, प्राइवेट चैनल्स में उसकी व्यूवरशिप कम हुई है लगातार, और हिंदी सिनेमा अपनी लड़ाई लड़ रही है। हिंदी सिनेमा को लेकर काफ़ी इस देश में विवाद रहा है लंबे समय से, और पिछले साल 2 साल से हिंदी सिनेमा को लेकर के एक अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। तो हिंदी सिनेमा आज एक नई चुनौती को फेस कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हिंदी अपनी लड़ाई नहीं हारी है। आज भी लोग हिंदी में बातें करना चाहते हैं, और एक महती जिम्मेदारी को सोशल मीडिया ने उठा लिया है। ये बड़ी मजेदार बात है कि सोशल मीडिया पे जो बच्चे अब लिख पढ़ रहे हैं, उसमें से देवनागरी में लिखने पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, बेसिकली उनकी लिपि तो रोमन है। राम को आरे हम ही लिख रहे हैं वो, लेकिन राम और श्याम की कहानियां वो रोमन में पहुंचा रहे हैं लोगों तक। सोशल मीडिया पे हिंदी एक पॉपुलर भाषा है और दूसरी भाषाओं के साथ बड़े समन्वय की स्थिति में पहुंची है हिंदी। तो हिंदी के लोग जो हैं, हिंदी के बड़े पैरोकार हैं, वो हिंदी को लेके आगे जा रहे हैं, हिंदी को लेकर इस देश में विस्तारित कर रहे हैं। हिंदी विस्तारित है, हिंदी कहीं नहीं हार रही है निश्चित रूप से उसके लिए। लेकिन हिंदी को अगर और बेहतर बनाना है, हिंदी की लिपि को, देवनागरी लिपि में हिंदी को विकसित करना है, तो उसके लिए दूसरे प्रयास करने होंगे। हिंदी के सवाल पे जो मुंबई में जो रैली हुई, उसमें राज ठाकरे ने बड़ी एक व्यंग्यात्मक बात कही, लेकिन उस बात में बड़ा मतलब है कि हिंदी इतनी समृद्ध होती तो हिंदी प्रदेशों के लोग देश भर में रोजगार के लिए क्यों जाते, या वहाँ विकास क्यों नहीं होता। निश्चित रूप से अगर हिंदी को समृद्ध करना है तो हिंदी प्रदेशों को भी समृद्ध होना होगा। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को महती जिम्मेदारी संभालनी होगी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की महती जिम्मेदारी संभालनी होगी। हिंदी का विकास होगा, देश के तमाम हिस्से के लोग हिंदी इलाकों में जाएंगे तो हिंदी के प्रति उनका और आकर्षण बढ़ेगा। इस पर कौन काम कर रहा है? हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि स्कूलों में हिंदी पढ़ा दी जाएगी तो हिंदी लोगों तक पहुंच जाएगी। सच्चाई ये है कि हिंदी लोग अपने आप सीखेंगे। जैसे कि नई शिक्षा नीति ने बड़ी खूबसूरत सी बात की है। मेरा अपना मानना है कि नई शिक्षा नीति का यह प्रयोग बहुत बेहतर है कि
भाई हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में 3 भाषा लोग सीखें, जिसमें कि वैकल्पिक रूप से कोई भी भाषा हिंदी की वो हिंदुस्तानी भाषा सीख सकते हैं, एक भाषा, और एक इंग्लिश जो है सीख सकते हैं, और साथ में एक मदर टंग उनकी अपनी कंपलसरी लैंग्वेज होगी। तो निश्चित रूप से हिंदी को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है और इस पर तमाम सारे राज्यों को काम करना चाहिए, यहाँ तक कि हिंदी प्रदेशों को भी काम करना चाहिए। हिंदी प्रदेशों में पिछले लंबे समय से आप हिंदी पढ़ाते हो, अंग्रेजी के सामने हिंदी अपनी लड़ाई हार रही है, अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और साथ में आपने तीसरी भाषा के रूप में एक संस्कृत पकड़ के रखा है। आपने तमाम सारी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वो जगह नहीं बनाई है। हिंदी प्रदेशों में भी उन भाषाओं के लिए जगह बनानी चाहिए। जिन स्कूलों में या जिन इलाकों में मद्रासी लोग या पंजाबी लोग या दूसरी भाषा के बच्चे बड़ी संख्या में हों, वहाँ के स्कूलों में उन भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी अभी सरकार ने घोषणा की कि भाई जिन विद्यालयों में 20 से ज़्यादा बच्चे जिस भाषा को पढ़ना चाहेंगे उसमें टीचर की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि मेरा अपना मानना है कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो योजना थी या जो फाइनल अब है कि भाई 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और तीसरी भाषा वैकल्पिक होगी, वो चाहे हिंदी हो या कोई क्षेत्रीय भाषा। तो मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे हिंदी पढ़ना चाहेंगे। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिंदी के लिए काफ़ी पहले से व्यवस्था है, काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स हैं। अभी तो सरकारों को दूसरी भाषाओं के लिए यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो मेरा अपना मानना है कि हिंदी को लेकर कोई संकट नहीं था और हिंदी वैकल्पिक भाषा के रूप में देश भर के लोग सीखना चाहते हैं, सीखेंगे। हिंदी को थोपने का जो कोशिश है और राजनीति के तहत, वो गलत है। उद्धव ठाकरे अपनी बात को जब भी रखते हैं इस विवाद के बाद से, तब बार बार कहते हैं कि हिंदी से मेरा कोई विरोध नहीं है। जिस तरह से हिंदी थोपी गई है, जो थोपने की कोशिश थी, हम उसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से हिंदी इतनी समृद्ध है और हिंदी इतनी लयात्मक है, हिंदी इस समाज के लोगों के आत्मा में बसती है और बसने लगी है। हिंदी को जबरी थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी अपनी यात्रा खुद आगे ले जाएगी और हिंदी इस देश को जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी को खुद विकसित होना होगा। हिंदी के तमाम पैरोकार हिंदी की घोषणा कर चुके हैं, हिंदी की भाषा का विकास हो चुका है। अरे हिंदी वो बेटी है जो अभी और समृद्ध हो। हिंदी को अपनी क्षेत्रीय बोलियों की तमाम सारे शब्द संसार को जोड़ना है, उनके संस्कारों को जोड़ना है, ओढ़ना है। अभी तक हिंदी उससे अछूती है। अभी भी हिंदी के जो शब्द हैं वो तमाम सारी बोलियों से उनका कोई नाता नहीं है। इसी बीच में हिंदी को कुछ पवित्र बनाने और तमाम पवित्रतावादी सोच के साथ लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। सच तो है कि हिंदी को भोजपुरी अवधि के तमाम शब्दों को समेटना है। वो खूबसूरत बोलियां जिन्होंने एक एक छोटे छोटी चीज़ों के लिए इतने शब्द हैं वहाँ पे। आप कल्पना कीजिए कि तमाम सारी क्षेत्रीय भाषाएं, तमाम सारे विद्वत पुरुष पहले से भी उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी या तमाम सारे दूसरे लोग जो हैं, जो विद्वत लोग हैं, उनका पहले से मानना रहा है कि जनपदीय भाषाओं के वहाँ के संस्कारों से हिंदी को जोड़ना है। उस पर काम होना चाहिए था। हिंदी का विकास काफ़ी बड़ा होता है। हिंदी का शब्द संसार इतना बड़ा हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। वो शायद उसी भरोसे दुनिया को आकर्षित करती है। हिंदी इतने खूबसूरत और इतनी ढेर सारे शब्द हैं और इतने छोटे छोटे इमोशंस के लिए, इतने छोटे छोटे बिहेवियर्स के लिए शायद कोई भाषा न हो दुनिया में इसके बाद इतने शब्द होंगे। अभी वो काम होना था, अभी हमने पूरा भी नहीं किया। इसी बीच में आप हिंदी को लाकर क्षेत्रीय भाषाओं के सामने खड़ा कर देते हैं। हिंदी को ला करके अपनी ही बोलियां हिंदी के बीच में खड़ी हो रही हैं, वो अपनी पहचान की लड़ाई में लग गई। सच है कि हिंदी को उन बोलियों को जगह देनी चाहिए थी। आज अवधी मगही के तमाम शब्द हिंदी में होने चाहिए। हिंदी को और विस्तारित होना है। अभी तो हिंदी का सौंदर्य बढ़ना है। हिंदी वो बेटी है जो अभी जवानी के दहलीज पर है। हिंदी को इस देश को आवाज़ देनी है और इस देश की आवाज़ बननी है, तो हिंदी को विकसित करना होगा। लेकिन उसके लिए सरकारों को जो प्रयास करना चाहिए, सिर्फ हिंदी को लेकर के राजनीति नहीं, हिंदी को स्कूलों में कंपलसरी करने की योजना नहीं, बल्कि हिंदी प्रदेशों को विकसित करने की योजना, वहाँ टूरिज्म को ठीक से प्रमोट करने की योजना। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी बोलने की बात, तो हिंदी लोगों तक पहुँच गई है, हिंदी लोगों की भाषा है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, हमारे बल्कि क्षेत्रीय स्तर के छोटे छोटे कलाकार, आर्टिस्ट, उनके बहुत सारे जो सांस्कृतिक एक्सप्रेशन है वो देश भर में लोग देखते हैं। कुछ तो बड़े वायरल हो जाते हैं। तो कोई किसी का दुराव किसी के साथ नहीं है। वो देश एक सूत्र में बंधा है और बंधा रहेगा। हिंदी बांधने का काम करेगी और खुद हिंदी विकसित होगी। हिंदी को एक लंबी यात्रा करनी है, तो हिंदी उस राह पर है। तो बेसिक सवाल है कि वो चिंता छोड़ करके हिंदी प्रदेशों को समृद्ध करने की जरूरत है।
अगर सरकारें चाहती हैं कि लोग हिंदी लिपि सीखें, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल जो हिंदी के सामने अभी भी है वो ये है कि हिंदी प्रदेशों में भी के बच्चे जो हैं अब वो रोमन लिपि में कम्युनिकेट करने लगे हैं, देवनागरी लिपि छोड़ने लगे हैं। ये डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा इशू है। तो मेरा अपना मानना है कि वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिंदी लिपि में लोग पढ़ें लिखें तो उसके लिए हिंदी में लिटरेचर पे, राइटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी जो मीडिया प्रतिष्ठान है उनको काम करने की ज़रूरत है। हिंदी अखबारों में वो होना चाहिए। हिंदी अखबार एक आदमी के हाथ में आए तो लोग उससे जुड़े। हालांकि वो लड़ाई अंग्रेजी के सामने हिंदी बहुत पहले से हार चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम लिटरेचर में पिछले काफ़ी समय से हिंदी में लिटरेचर में कोई बड़ा नाम नहीं आया जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखें। आमतौर पर लोग लिटरेचर में बड़े आर्टिस्टों को पढ़ने के लिए लोग भाषा सीखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ट्रांसलेशन में वो बात आती नहीं है उस राइटर की, उस कलाकार की। तो हिंदी में इस तरह की बड़ी ज़रूरत है जिस पे काम होना चाहिए, जिस पे अभी भी काम नहीं हो रहा है। कोई बड़ा एकेडमिक लेखन भी हिंदी में नहीं हो रहा है, एकेडमिक बातें नहीं हो रही हिंदी में। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सरकारों को हायर एजुकेशन में एकेडमिक लेवल पे हिंदी में जो काम हो रहा है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। हिंदी को सोशल मीडिया पे मैंने इस बीच में देखा कि जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग क्लासेस वगैरह के जो टीचर्स हैं, वो खान बंधु, खान टीचर, खान साहब या दूसरे बहुत सारे टीचर्स हैं, इन लोगों ने हिंदी को खूब प्रमोट किया है और इन्होंने जीवन के तमाम सारे सवालों को, साइंटिफिक सवालों को इतना सरलीकृत किया, हिंदी में लोगों तक पहुंचाया है। दूसरी भाषा के लोग उनको सुनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लड़ाई वो नहीं है। हिंदी की लड़ाई, सिनेमा भले कमज़ोर हुआ है, हिंदी की लड़ाई अभी भी इस देश में बहुत मजबूत है। सरकारों को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको इस हिंदी के बोलने वाले लोग, मजदूर, कामगार, इसके तमाम सारे छोटे छोटे जो क्रिएटर्स हैं, जो सांस्कृतिक कार्यकर्ता है, वो इसको लेके आगे जा रहे हैं। हिंदी लोगों तक जा रही है, पूरे देश में हिंदी पहुंची है। आज हिंदी इस देश के आखिरी इलाकों तक हिंदी है और लोग इसको बोल पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हिंदी में दूसरी चीज़ों को भी आगे बढ़ाना है, जिसमें कि हिंदी में अच्छी एकेडमिक राइटिंग मजबूत होना चाहिए। हिंदी में साहित्य लेखन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। बड़ी शख्सियतें आज से आज़ादी के पहले आसपास इतनी बड़ी संख्या में हिंदी के राइटर से लोग, उनका नाम देश भर में लोग जानते थे। पिछले 10-20 सालों में कोई ऐसा नाम नहीं आता जिसको लोग जाने। हालांकि इस बीच में भी कुछ एक लोग जो हिंदी और उर्दू के शायर हैं, जो टीवी चैनल्स पे अच्छा बोलते हैं, सुनाते हैं, उनको पूरा देश सुन रहा है। उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया है। कई तमाम सारे जो उर्दू के शायर हैं, उन्होंने एक तरह से हिंदी को भी प्रमोट किया है। उन्होंने कोई जो है उर्दू के लिए अलग से प्रमोशन की व्यवस्था नहीं की, हिंदी को प्रमोट किया। तो हमारे जो इस तरह के जो क्रिएटिव लोग हैं, हिंदी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। इनको प्रमोट करने की जरूरत है। हिंदी सिनेमा को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ लोग तो कई बार हिंदी सिनेमा को उठा करके बम्बई से ले जाकर उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में ले जाने की बात करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि मुंबई में हिंदी सिनेमा है, इसी नाते उसका एक्सप्रेशन राष्ट्रीय था। देश भर के तमाम हिस्से के लोग हिंदी सिनेमा में जुड़े और हिंदी को प्रमोट करने लगे। उन्होंने हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाया था। आज मुंबई में हिंदी सिनेमा है और मुंबई में हिंदी सिनेमा एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है उस पोजीशनिंग के नाते, क्योंकि मुंबई वो शहर भी कुछ ऐसा है जहाँ शायद भारत में आज भी आप देखोगे कि तमाम भाषा भाषी लोग अपने सांस्कृतिक एक्सप्रेशन के साथ बड़ी आज़ादी के साथ रहते हैं। ये छिटपुट विवाद होते रहते हैं, लेकिन मुंबई से बेहतर मुझे कोई दूसरा शहर आज तक नहीं दिखा जहाँ इतने एक्सप्रेशंस, इतने त्यौहार और इतने भाषाई लोग एक दूसरे के साथ मिलते हों और तमाम सारी भाषाओं को जानने समझने की कोशिश भी कर लगे हों। यही कारण है कि हिंदी में कई बार मराठी के लोगों को सब दिक्कतें पैदा होती इसलिए है क्योंकि इतनी भाषा भाषी लोग हैं, उनके इंट्रैक्शन में वो जो कई बार लोगों को लगता है कि मराठी बहुत लोग सीखते नहीं हैं या सीखने की उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती है, जबकि सच्चाई ये है कि मराठी यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको अब तो हर बच्चा सीख रहा है। जो स्कूल जाएगा वो सीख ही रहा है। हर परिवार में बच्चे सीख रहे हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं तो उनकी माएँ भी सीख रही हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है। वो लड़ाई अब नहीं है। और मुंबई की खूबसूरती में तो संकट था ही नहीं। मेरा अपना मानना है कि जो मुंबई में विवाद था वो बेमतलब के विवाद था हिंदी और मराठी को लेकर के। उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है और उस राजनीति की बात हम कभी अलग से करेंगे। रही बात हिंदी की, तो हिंदी को थोपने की जरूरत कहीं भी नहीं है। हिंदी अपनी यात्रा खुद पूरी कर रही है और हिंदी को अगर लोग प्रमोट करना चाहते हैं, उन्हें हिंदी के लिए दूसरी विकल्पों पर काम करना चाहिए। उस इलाके में विकास कामों को बढ़ाना चाहिए, हिंदी में टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप को हिंदी में अच्छे वक्ता होने चाहिए। सदन में हिंदी बोलने वालों की बड़ी तादाद नहीं दिखती है। भला वो नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ना हो हिंदी को उन्होंने खूब प्रमोट किया। हिंदी में देश भर में बोलते हैं वो। अमित शाह जी संसद में हिंदी में बहुत खूबसूरत बोलते हैं
और मेरा मानना है कि हिंदी को लोगों तक पहुंचाने या प्रमोट करने में इनकी बड़ी भूमिका हुई होगी, क्योंकि देश में काफ़ी लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते थे। राहुल गांधी भी हिंदी में कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ एक नेता जो है हिंदी में, जो बंगाल से आने वाले नेता भी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन साहब, वो भी हिंदी बहुत खूबसूरत बोलते हैं। ये तमाम सारे लोग हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में भी हिंदी अच्छा बोलने वाले हिंदी प्रदेशों से बहुत कम लोग हैं। आज जो लोग हिंदी प्रमोट कर रहे हैं, साथ उसमें हिंदी प्रदेशों से सदन में बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है जिनको लोग सुनना चाहते हो। तो जो लोग हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, उन्हें गलत बयानी या उल्टी सीधी बातें करने के बजाय हिंदी को प्रमोट करने के लिए अपने समाज को समृद्ध करना है, अपनी वाणी को समृद्ध करना है। पॉलिटिशियंस को भी अपनी ओजस्विता को बढ़ाना है, संसद में बढ़िया बोलना है, लोग उनको सुने। आज भी संसद की एक दिक्कत है कि संसद में अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो है काफ़ी डाटा इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। लोकसभा में ये 5-7 नेता हैं जो हिंदी को लेकर के आगे लेके जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि संसद में भी हिंदी दिखनी चाहिए। हिंदी अगर लोगों तक जाना है, हिंदी तो पहुंच चुकी है, हिंदी को अगर लोगों की भावनाओं से जुड़े रखना है, उसको और आगे ले जाना है, तो हर मंच पे आपको काम करना होगा। और वैकल्पिक भाषा के रूप में देश भर में लोग अपने आप हिंदी सीखेंगे। लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी उनको जोड़ती है। हिंदी के परिवेश को समृद्ध करने की जरूरत है। तो मेरा अपना मानना है कि जो पूरा विवाद था, उस विवाद की बात आपसे करना था। और मेरा अपना मानना था कि हिंदी अभी भी अपनी लड़ाई नहीं हारी। हिंदी की अपनी लड़ाई हार ही नहीं सकती। इस देश को और मजबूत संगठित करने में हिंदी की बड़ी महती भूमिका होगी। तो उसके स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे, तरीके बदलते रहेंगे। लिपि को लेकर के कुछ सवाल है कि अब रोमन लिपि में हिंदी लिखने पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी हो गई है। मेरा अपना मानना है कि कम से कम भाषा के स्तर पर तो एकता है, और लिपि भी लोग सीखेंगे। काम करिए उस भाषा पे, उसके लिटरेचर पे, और हिंदी के शब्द संसार को बड़ा बनाना है। हिंदी के व्यापक हिस्से को दूसरी भाषाओं से, शब्दों के संवाद को, हिंदी को अपने साथ जोड़ना है। हिंदी काफ़ी बड़ी भाषा, इस देश की एक ऐसी भाषा बन सकती है कि देश के तमाम सारे एक्सप्रेशंस के लिए हिंदी में इतने सारे शब्द हों कि लोग देख के हतप्रभ हो जाए। जिसे लोग कई विद्वत लोग कहते रहे कि भाई जनपदी भाषाओं को जो है, जनपदी बोलियों के शब्दों से हिंदी को भरना है, जनपदी बोलियों के शब्दों से, दूसरी भाषाओं से अंग्रेजी हिंदी को भरना है और हिंदी को समृद्ध करना है। हिंदी अभी समृद्ध होने के रास्ते पे है। अभी हिंदी के को लेकर के ये घोषणा कर देना कि हिंदी कमजोर हो गई है या हिंदी के खिलाफ क्षेत्रीय भाषाएं खड़ी हैं, ये बहुत जल्दबाजी है, बेमतलब की बातें हैं। हिंदी देश की भाषा है, देश को जोड़ेगी, और जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं की, हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी, उसको हिंदी खरी उतरती है। तो बस ये है कि हिंदी को लेकर सिर्फ राजनीति नहीं, राजनेताओं को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए इसको, भाषा को लेकर। बहरहाल ये मेरे मन में एक उद्गार था, बात थी, इसलिए मैंने आपसे बात किया। फिर बात करेंगे किसी और विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।